गुड आफ्टरनून बच्चों। वर्ग 10 की कक्षा प्रारंभ होने वाली है। आज 11वां दिन है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन रिकनेक्ट करने का। क्या मेरी आवाज़ आ रही है स्पष्ट? अगर आवाज़ सही सही आ रही है तो आप लिखेंगे कमेंट में यस, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम लोग अतीत से बातों को आगे बढ़ाते हुए क्षमा चाहूँगा। इतिहास की दुनिया भाग 2 इतिहास पुस्तक है वर्ग 10 के लिए, और जिसका पहला जो अध्याय है वो यूरोप में राष्ट्रवाद। गत कई कक्षाओं में हम लोगों ने इटली के एकीकरण को जाना, इटली के एकीकरण को पढ़ा। आज की कक्षा में हम लोग जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, और एक नोटबुक, एक पेन आप ज़रूर रखें। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उन्हें इतिहास के इन पहलुओं के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि विश्व इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारियाँ होती है। लेकिन वर्ग 10 के सिलेबस में जब 2010 में परिवर्तन हुआ है तो तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जिसमें विश्व इतिहास को वर्ग 10 में जोड़ा गया है। वैसे पहले भी था, लेकिन इसमें बहुत सुंदर परिवर्तन किया गया है। प्रणाम जीवच बाबू, जीवच कुमार प्रणाम सर लिखे हैं। तो मैं इस कक्षा में बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक ढंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत औपचारिक ढंग से इन चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर में बैठे हैं, लॉकडाउन की अवस्था है, और आप सभी यह चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई बाधित न हो, कोई एक ऐसा मार्गदर्शक मिले जो घर बैठे बातों को बताता जाए। तो आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे। और जर्मनी के एकीकरण में मैं बता दूं कि जो 800 ईस्वी की तक की बात है, जब हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं, भारत में भी जैसे आप देखते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसी प्रकार हम जब जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे तो उसके प्रारंभ से हम लोग बातचीत को शुरू करेंगे। तो सार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर 1800 ईस्वी में जो है जर्मनी सुदृढ़ अवस्था में था। लेकिन जब हम देखेंगे कि आधुनिक युग तक आते आते जर्मनी विखंडित हो गया और 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रवादी भावना का जो है ह्रास हुआ होगा, और ये राष्ट्रवादी भावना अब पनपाना है। फिर से राष्ट्रवादी भावना जब तक उनमें नहीं आएगी तब तक जो है वो एकीकरण की बात नहीं समझ पाएंगे, ये एकीकरण के दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका श्रेय हम अगर दें आधुनिक युग में कि फिर इस सब को एक करने में किसकी भूमिका थी, तो कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग 1806 ईस्वी तक इटली के इन तमाम जो 300 छोटे बड़े राज्य थे ना, उस पर अधिकार जमा लिया और उसे नाम दिया राइन राज्य। क्या नाम दिया? राइन राज्य संघ। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जाने कि उन 300 छोटे बड़े राज्यों में कौन कौन सी समस्याएं थी, उन समय क्या क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ। तो 2 हिस्से थे, एक उत्तरी जर्मनी के कुछ राज्य थे तो उसे उत्तरी जर्मन राज्य कहते थे, और कुछ दक्षिण में थे उसे दक्षिण जर्मन राज्य कहते थे। तो उत्तरी जर्मन राज्य में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों की अधिकता थी, और दक्षिण जर्मन राज्यों में कैथोलिक धर्म के लोग की मान्यता थी। और कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की सभा होती थी, उनकी प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी, जिसे डाइट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डाइट। तो डाइट जो है वो जर्मनी में प्रतिनिधियों की सभा है। जैसे हमारे यहाँ प्रतिनिधियों की सभा संसद भवन है ना, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह से आप ब्रिटेन में देखते हैं पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उस तरह से जर्मनी के दक्षिण राज्यों का जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे, उनकी प्रतिनिधियों की सभा का नाम था डाइट, जहाँ वो मिलते थे। और उनमें राजनीतिक, धार्मिक या फिर किसी भी प्रकार से जो एकता की बात अगर करें, समझ की बात करें तो वो नहीं थी। और यही वजह था
कि राष्ट्रवादी भावना उनमें नहीं पनपी। एकीकरण के बारे में सोचना तो दूर, उनमें जो है वो राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था। अब देखिए, एकीकरण का जो मुद्दा है, जब भावना ही नहीं होगी आप में एकीकरण की, तो एकीकरण का मुद्दा उठेगा कहाँ से? तो एक लंबे समय तक ये लोग एक दूसरे से विद्वेष की भावना के साथ रह रहे थे, औपचारिक रूप से डाइट में मिलते थे। ये हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला डाइट नहीं है, ये जर्मनी की प्रतिनिधि सभा है, जो हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ मैंने चर्चा लिया बच्चों, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो अभी से पहले तक आप लोग इन दो शब्दों से वाकिफ़ नहीं रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही जो संप्रदाय थे ना, वो ईसाई धर्मावलंबी ही हैं। क्योंकि हुआ ये कि ईसाइयों में भी दो विचारधारा के बातें होने लगी। एक कैथोलिक, जो स्थापित प्राचीन जो ईसाई धर्म है, जो प्रारंभिक ईसाई धर्म है, उसको मानने वाले थे। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हुए, जैसे मैं मार्टिन लूथर किंग का नाम लेना चाहूँगा। मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने 95 पॉइंट्स के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि कैथोलिक संप्रदाय में या तत्कालीन ईसाई धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे विद्रूपताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे उसमें बुराइयां हैं। जैसे कि आप खास करके चर्च पर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की, टीका टिप्पणी की। कुछ ईसाई धर्म के कुछ समूह ऐसे हुए जो इनके विचारों के पीछे पीछे हो लिए, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्ट शब्द का अर्थ होता है विरोध करना। तो चूंकि ये विरोध कर रहे थे, इसलिए इनके समुदाय का नाम, जो ईसाई धर्म के जो दो फार हो गए, दो हिस्से हो गए, एक हो गया प्रोटेस्टेंट और दूसरा जो प्राचीन मतावलंबी थे, उन्हें हम लोग क्या कह रहे थे? कैथोलिक। बार बार इसकी चर्चा होगी, पूरे इतिहास के विभिन्न खंडों में, विभिन्न अध्यायों में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले ही बता दूं, ताकि आपके मन में भ्रम ना हो कि ये कैथोलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्या है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जो लोग दरभंगा से हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि दरभंगा में दो चर्च हैं। घबरा गया ना? दो चर्च हैं, बिल्कुल। एक चर्च जो होली क्रॉस स्कूल के बगल में है, यानी दरभंगा का जो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी है, और उधर होली क्रॉस स्कूल के बीच में जो चर्च, जिसमें ईसा मसीह की बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है, वो जो चर्च है ना, वो रोमन कैथोलिक चर्च है। कौन सा चर्च है? कैथोलिक चर्च। और जब आप एमएल एकेडमी के पास जाएंगे, हाँ, बेता एमएल एकेडमी, जो लोग दरभंगा के निवासी हो जानते होंगे, एमएल एकेडमी के पीछे एक स्कूल है, रामनंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में एल आर गर्ल कह देते हैं। तो एमएल एकेडमी और एल आर गर्ल के बीच में एक चर्च है, उसमें देखेंगे आप लिखा हुआ प्रोटेस्टेंट चर्च। तो देखिए, एक छोटे से शहर दरभंगा में भी दोनों मतावलंबियों के लिए, दोनों विचारधारा के लोगों के लिए, दोनों विचारधारा के लोगों के पूजा स्थल के रूप में जो है चर्च, कैथोलिक वालों के लिए भी और प्रोटेस्टेंट के लिए। ये और बात है कि प्रोटेस्टेंटों की संख्या सीमित होने की वजह से उनके चर्च का जो बनावट भी है वो कैथोलिक से थोड़ा डिफरेंट है। पटना जाएंगे, वहाँ भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखेगी। मैं आसपास के उदाहरणों से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। अब कभी भी अगर आप लहरियासराय जाएंगे, जो भी दरभंगा के लोग हैं, जब आप बेता से आगे गुजरेंगे और एमएल एकेडमी के पास जब जाएंगे, तो आप अपने बाएं तरफ आते समय और जानते समय दाएं तरफ देखोगे ना, तो वहाँ आपको प्रोटेस्टेंट चर्च देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, समझ में आ गया आप लोग को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। आगे बढ़ें। अब जब कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ है, उसके एकीकरण की समस्या आ रही है। अभी तक वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। राष्ट्रवादी भावना जब नहीं पनपा था तो एकीकरण की बात तो दूर नहीं। जर्मन के दक्षिण जर्मन के राज्य जो थे वो कैथोलिक धर्मावलंबी थे, उत्तर जर्मन के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच मैंने बताया कि 1806 ईस्वी के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट ने जब जर्मनी के इन राज्यों पर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, तब उसने क्या किया, सबको मिला दिया और राइन राज्य संघ की स्थापना की। अब न चाहते हुए भी इन राज्यों में जो राजनीतिक एकीकरण था, राजनीतिक एकता थी, वो बढ़ने लगी। और इन सब में कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ कलाकारों, कुछ किसानों की भी भूमिका थी। जैसे आप हीगेल का नाम जानते होंगे, जैसे आप अंडर्ट का नाम जानते होंगे, जैसे आप जैकब ग्रीम का नाम जानते होंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए, वहाँ आपको देखेंगे हीगेल, कांट,
हिगल कांट जो हैं वो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का प्रवर्तक हैं। हिगल कांट ने कहा कि इतिहास में अगर परिवर्तन लाना है तो द्वंद्व जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट इज मस्ट। और आगे जाकर के आप देखेंगे कार्ल मार्क्स के विचार भी कहीं ना कहीं इसी तरह के हैं, जिसने यूटोपियन विचारधारा के विपरीत उन्होंने द्वंद्ववाद की तरफ बात की, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बात की। इस सब पर चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। इसी किताब के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद नाम की चैप्टर है, जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के काल की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स के पहले की बात करेंगे, और वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, यूटोपियन समाजवाद क्या होता है, उस पर विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो सबसे पहले हम उन नकारात्मक बातों को देखें कि जहाँ से आपने देखा कि राष्ट्रवाद जो है कहीं से दूर दूर तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही यूरोप के इस देश में ही नहीं बल्कि इटली में भी आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण में भी जो है नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका थी। एक और जो घटना है वो है फ्रांस की 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति से भी प्रभावित हुआ जर्मनी का एकीकरण, सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि कई सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि फ्रांस में क्रांति हो रहा है, उनके मन में भी भावनाएं जगी और उन लोगों ने भी विरोध करना प्रारंभ किया। और बात है कि प्रारंभिक दौर में मेटरनिख ने इसको कुचल दिया, मेटरनिख ने पनपने नहीं दिया। लेकिन आप देखेंगे कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत, जबकि मेटरनिख का युग भी एक तरीके से समाप्त हो गया था, इसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए आगे आने का काम किया, जिसमें आप सभी वर्ग के लोगों को देखेंगे, चाहे वो किसान हो, बुद्धिजीवी हो, कलाकार हो, सभी लोग थे। जैकब का नाम ले रहा हूँ मैं, अंडर्ट का नाम ले रहा हूँ, हमबोल्ट का नाम ले रहा हूँ, हिगल का नाम ले रहा हूँ। अंडर्ट एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को उद्वेलित किया। अब थोड़ा सा हम भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ आपको लेके जाऊंगा। यहाँ भी कई ऐसे कवि हुए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है कि हम समझते हैं कि मुर्दे में भी जान फूंक दे ऐसी ऐसी कविताएं हैं। यानी राष्ट्र के प्रेम को समर्पित सारी कविताएं, और उन कविताओं को पढ़ने के बाद भुजाएं फरक उठे, लोग जो है देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। तो एक बुद्धिजीवी, एक कवि या एक कलाकार भी घर बैठे बैठे क्रांति ला सकता है। इसका उदाहरण आप जर्मनी के राष्ट्रवाद में देखेंगे। 1834 में एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन होता है जिसका नाम है जालबेरी। जालबेरी नाम की संस्था जो है वहाँ के व्यापारियों के द्वारा स्थापित होता है। आर्थिक गतिविधियों को भी जो है वो कंट्रोल करना था, साथ ही साथ जो है राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से ओतप्रोत जो वहाँ के जो व्यापारी थे, उन लोगों ने एक संस्था का गठन किया, जालबेरिन। नोट आउट करने वाली बात है, जालबेरिन नामक एक आर्थिक संघ का गठन किया, जहाँ पर वे अपनी समस्याओं को रखते थे। देश भर में चल रही गतिविधियों को वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक मदद भी देते थे, और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि बन रही थी। मैंने फ्रांस की क्रांति की चर्चा की। 1830 की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को एक हवा दिया। अब एक पॉइंट है कि जब राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी, राष्ट्रवादी भावना पनप रही थी, तो इसके कुछ उदाहरण बताइए, है ना। कुछ ऐसे उदाहरण जैसे लगे कि राष्ट्रवादी भावना पनपा और जर्मनी में विरोध होने प्रारंभ हुए। तो मैं 2 राज्यों के उदाहरण दूंगा। एक सक्सोनी प्रांत था और एक प्रांत था हनोवर। सक्सोनी और हनोवर 2 ऐसे प्रांत थे जहाँ पर लोकतांत्रिक विद्रोह बड़े पैमाने पर होने प्रारंभ हुए थे। प्रारंभ में तो धीरे धीरे कुछ राज्य विरोध करने प्रारंभ हुए 1830 की क्रांति के बाद। जब 1848 की क्रांति के बाद देखेंगे तो जर्मनी में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। लेकिन अफसोस कि प्रारंभ में मेटरनिख ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। परंतु जो इसमें एक और पॉइंट है जो मैं अगले दिन बताऊंगा, सारी बातें आज ही कर लेंगे तो फिर जर्मनी का एकीकरण जो है वो आज ही हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि इन 300 बड़े राज्यों में, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर उसको राइन संघ राज्य के रूप में परिवर्तित किया, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था जर्मनी का, एक बहुत बड़ा राज्य था जिसे हम प्रशा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? प्रशा के नाम से। और जर्मनी के एकीकरण में ही जब अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग बिस्मार्क की भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और 1848 की क्रांति ने भी
जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में, राष्ट्रवादी भावना को पनपने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उसने। और इस क्रम में 2-3 घटनाएं भी आपने पढ़ी कि कई कलाकार, कई किसान, कई बुद्धिजीवियों ने भी वहाँ के लोगों को बताया कि आप में राष्ट्रवादी भावना जागना ज़रूरी है, क्योंकि देश की जो बागडोर है वो फिर से, हाँ, देश में जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, देश में एकीकरण की ज़रूरत है, देश में जो है बाहरी तत्वों का प्रभाव कम करना है, बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप को कम करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जर्मनी के एकीकरण की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। तो हम लोग जानेंगे कि अगले दिन का टॉपिक होगा बिस्मार्क, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसने जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई, जिसने कहा कि हम शांत भाव से या शांत तरीके से जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति क्या है, इन सब के बारे में हम मिलेंगे कल, तब चर्चा होगी। और आप लोगों से आशा है कि आप सभी भारी संख्या में जुड़ेंगे लाइव सेशन में। और जो लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं, सोच रहे हैं कि इस टॉपिक पर हम लोग सीखें, जानें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जर्मनी और इटली के एकीकरण से संबंधित कई ऐसे पॉइंट्स मैंने देखे हैं कि पूछ दिए जाते हैं और वहाँ फिर लोग फंस जाते हैं। अब जैसे कुछ बुद्धिजीवी के मैंने नाम लिए, अब हीगेल बहुत प्रचलित है, जो फिलॉसफी वगैरह में रुचि रखते हैं उनको पता होगा। तो इसके अलावे 1830 की क्रांति, 1834 में जालबेरी नाम की संस्था, कभी एक बार पूछा था जालबेरी कैसी संस्था है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान जालबेरी नाम की एक संस्था का गठन हुआ। ये कैसी संस्था थी? विकल्प थे और लोग कंफ्यूज हो रहे थे। विकल्प था, आर्थिक संघ था। आर्थिक संघ जैसे आज भी देखिएगा, आधुनिक युग में भी विश्व जो है वो कई आर्थिक संघों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम भारत और इसके आसपास के देशों के, एशियाई देशों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सार्क नाम की संस्था है। इसके अलावा विक्स है, G20 है, बिम्स्टेक है ना, इस तरह के ढेर सारे आर्थिक संघ हैं। और उस समय में जो व्यापारी थे वो कितने जागरूक रहे होंगे कि उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर एक संस्था का गठन किया और संस्था का नाम था जालबेरी। तो वर्ग 10 के बच्चों के लिए तो बहुत सारी जानकारी, तो आप लोगों के तरफ से भी कुछ रिएक्शन आना चाहिए। लाइक बटन दबा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हौसला अफजाई होता है। लगता है कि कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि यह सेशन होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि यह सेशन कंटिन्यू हो तो आपको मेरा मनोबल बढ़ाना होगा। मनोबल कैसे बढ़ेगा? तो आपको सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है और जो प्रश्न मैं देता हूँ उसे आपको लिख के लाना है। तो आज का प्रश्न जल्दी से नोट आउट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आज का प्रश्न है, हाँ कॉपी निकाल लीजिए। आज का प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका की चर्चा करें। लघु उत्तरीय प्रश्न, एक ही प्रश्न दे रहा हूं आज। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका की चर्चा करें। वैसे उसकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से था, या यूँ कहे कि उसका उद्देश्य एकीकरण नहीं था, बल्कि उससे शासन की सुलभता के लिए उसने जो देश जीते, उसने जो राज्यों को जीता, जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जब उसने जीता तो उस पर उसने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने सबको संगठित करके एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया, जिसका नाम उसने रखा राइन। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले की स्थिति क्या थी? वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताएं मौजूद थी। विषमता क्या होता है कि हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके पड़ोसी की सोच अलग है। तो जब सोच अलग अलग होगा, डिफरेंट थिंकिंग होगा ना, तो फिर एकीकरण की बात भूल जाइए, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने में नेपोलियन बोनापार्ट का जो वो संघ बनाना था वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, अब आप अपनी पाठ्यपुस्तक को खोल लीजिएगा और वहाँ से आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जर्मनी के एकीकरण की जो पृष्ठभूमि तैयार करने में कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आज की कक्षा में इतना ही, इसी टॉपिक में मिलेंगे और यही चैनल होगा, चैनल है रवि सर की पाठशाला। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिए, और यूट्यूब चैनल पर मैं जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होते हैं उसको मैं वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, कुछ मज़ेदार वीडियोज़ भी हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ भी उस पर मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों से
जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी वहाँ जानकारी है, तो जो शिक्षक ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो सबसे पहले आप जाइए रवि सर की पाठशाला सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाकर रवि सर की पाठशाला जैसे ही सर्च करेंगे सिंगल चैनल आएगा आपका, आपके रवि सर का पाठशाला, पीले रंग का बैकग्राउंड पर लिखा होगा रवि सर की पाठशाला, जैसा कि आप इस फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। तो वहाँ जाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को देखना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आपके तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और मैं लगातार आप लोगों के लिए अपनी कक्षाएं संचालित करता रहूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। भीड़ भाड़ नहीं लगाइएगा, ज़्यादा उत्साह में आकर के जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ मत उड़ाइए, और अगर कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है तो आप निकटतम पुलिस को इसकी सूचना दें, थाने में सूचना दें। कई सारे टोल फ्री नंबर भी सरकार ने जारी किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर सक्षम हैं तो अपने आसपास जो भी भूखे हैं, गरीब हैं, उनकी मदद कीजिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। और मैं अपनी इनिशिएटिव के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं प्रचार में तो उतना यहाँ पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि जो अच्छे काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं, सही जान जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा चाहता हूँ। बाय, टेक केयर।